Hello everyone and welcome to my channel BioPrism, where we will be building your foundation with me. Hi, I am Pratibha Kaushik, your friend, your tutor, your mentor और your guider. So आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th का टॉपिक है हमारा। क्लास 9th की बायो का फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ने जा रहे हैं, विच इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो, अगर हम बात करें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, तो फंडामेंटल चीज क्या है? वो है हमारा सेल। सेल यानी कि सबसे छोटी यूनिट जो कि फंक्शनल भी होगी, ठीक है, फंक्शनल भी होगी, एट द सेम टाइम फंक्शनल के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल भी होगी। मतलब ये एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट होगी जो कि जिसमें जितने भी ज़रूरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रेजेंट होगा और जितना ज़रूरी फंक्शंस हैं उसकी सर्वाइवल के लिए वो भी हो गया। तो ठीक है, तो हम बात करेंगे आज सेल की। अगर हम सेल, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है कि आपसे बात की जा रही है सेल की। अब ये सेल क्या चीज़ है? तो बच्चों, मैं अगर आपको बोलूं कि सेल एक बहुत ही छोटा सा, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इसकी जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की थी और ये डिस्कवरी हुई थी हमारी 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वो, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क जैसे आपने देखा होगा, जो हम ग्लास की बॉटल्स होती थी पहले, उसमें एक लकड़ी की चीज कुछ लगी रहती थी। सो वो क्या है? वो कॉर्क है। कुछ इस शेप का होता था, वो कुछ इस शेप का होता था, ये कॉर्क होता था। तो इन्होंने इसकी डिस्कवरी कहाँ की थी? कॉर्क में की थी। कॉर्क इज एक्चुअली पार्ट ऑफ बार्क, जो ट्री की जो छाल होती है उसका पार्ट होता है ये। तो कॉर्क में इन्होंने डिस्कवरी की थी। इन्होंने देखा था कि कुछ इस तरीके के, इन्होंने कुछ इस तरीके के बहुत सारे सेल्स देखे थे वहां पे कॉर्क में। अब इन्होंने ये जो सेल्स देखे थे, इन्होंने ये कहा कि ये जो सेल्स हैं ये हनी कोम की तरह रिजेंबल कर रहे हैं। यानी कि ये क्या रिजेंबल कर रहे हैं? ये मधुमक्खी के छत्ते में जो जैसा मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसा ये रिजेंबल कर रहा है। तो इन्होंने इसको नाम दिया था सेल। और सेल नाम इन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि लैटिन में सेल को बोलते हैं हम स्मॉल रूम। सेल का मतलब होता है लैटिन में स्मॉल रूम। सो ये एक स्मॉल रूम है, ये एक स्मॉल रूम है उनके अकॉर्डिंग। ये एक स्मॉल रूम की तरह दिख रहा था, तो इन्होंने इसका नाम दिया सेल। ठीक है, तो ये तो बात थी कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। इसके बाद इन्होंने जो डिस्कवर किया था ये कॉर्क में किया था, और कॉर्क जो होता है वो डेड होता है। ठीक है, वो डेड होता है क्योंकि वो ट्री से या प्लांट से अलग हो चुका है, तो अब वो डेड पार्ट होगा। यानी कि इन्होंने किसकी स्टडी की थी? इन्होंने स्टडी की थी डेड सेल की। इन्होंने डेड सेल के बारे में पढ़ा था, जबकि जो एक्चुअली में जो लाइव सेल की स्टडी थी वो की थी हमारे ल्यूवेनहॉक ने। वो किसने की थी? वो की थी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने इसकी लाइव सेल की स्टडी की थी। लाइव सेल की स्टडी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने इसको, जो उस जमाने का माइक्रोस्कोप होता था उस पे इन्होंने इसको देखा था और इसकी स्टडी इन्होंने की थी। सेल की स्टडी ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल की स्टडी की थी, और ये जो स्टडी थी ये 1679 में इन्होंने की थी। ठीक है, 1679 में की थी, और इन्होंने इसको टर्म इन्होंने भी दिया था सेल। ठीक है, अगर हम एक टिपिकल सेल के बारे में बात करें, तो अगर हम एक
टिपिकल सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या चीज है जिसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, हम ये कॉमन सेल ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर में प्रेजेंट है ये है आपका न्यूक्लियस। अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस देखिए रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये की थी इन्होंने 1837 में, ठीक है। 1837 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था परकिंजे। परकिंजे ने सेल में प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था कि सेल में प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में किसने टर्म दिया था? एक्चुअली में इन्होंने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो परकिंजे ने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, या कह लीजिए जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट आए, शील्डिन एंड स्वान आए थे। इन्होंने बताया था सेल थ्योरी के बारे में, शील्डिन और स्वान जो है वो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट हैं। ये इन्होंने एक्चुअली में सेल थ्योरी के बारे में बताया था। अब ये जो सेल थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था, ये क्या बताया था कि ये कहते हैं कि जो सेल है, ये जो हमारा सेल है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो शील्डिन के एंड स्वान के अकॉर्डिंग सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक यानी बहुत छोटे से शुरू हो रहा है, तो ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये सारी बातें जो है ये शील्डिन और स्वान ने की थी अपनी सेल थ्योरी में। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे विर्चाउ। इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया। इनका नाम एक्चुअली में रुडोल्फ विर्चाउ था, तो रुडोल्फ विर्चाउ ने सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया और इन्होंने कहा कि जो पहले से बने हुए सेल है ना, उसी से जो नया सेल बनेगा वो पहले बने हुए सेल से ही अराइज होगा। यानी कि न्यू सेल्स जो होंगे वो कहां से ओरिजिनेट होंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। वो कहां से ओरिजिनेट होगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। तो ये रुडोल्फ विर्चाउ ने बताया था, ये सेल थ्योरी का एक्सपैंडेड फॉर्म था। सेल थ्योरी मेनली किसने दी थी? शील्डिन और स्वान ने, जिन्होंने ये कहा था कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन रुडोल्फ विर्चाउ ने उसी थ्योरी को एक्सपैंड किया और उन्होंने कहा कि न्यू सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो है वो बनते हैं किससे? न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है। तो न्यू सेल्स कहां से बनेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से बना हुआ सेल होगा उसी से आपका ओरिजिनेट होगा न्यू सेल, ठीक। अब ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने 1855 में दी थी। कब दी थी? 1855 में इसको सेल थ्योरी को इन्होंने एक्सपैंड किया था। और फिर डिस्कवरी हुई हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अभी तक की जो भी डिस्कवरी थी, अभी तक की जितनी भी डिस्कवरी की थी इन्होंने, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे की थी। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है, फिर इसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे इन्होंने अभी तक की स्टडी की थी। इसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब स्टडी की तो इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्स, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्टडी की उसमें सेल का बहुत ही अलग एक वर्जन दिखा था, क्योंकि उसमें सेल का पूरा डिटेल ब्रीफ में सेल में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही थी, ठीक है। तो ये आपके 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी और 1940 के बाद से जितनी भी चीजें आई हैं सेल के बारे में बोला गया है, उनमें से किसी को भी हटाया नहीं गया है। ये कहा गया है कि हाँ भाई ये सेल है और ये लिविंग ही है। तो जब
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद पता चला कि साइटोप्लाज्म है सेल में, न्यूक्लियस है सेल में, तो ये सारी चीजें शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम अगर सेल के बारे में बात कर रहे हैं, सेल के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो देखिए दो तरीके के सेल होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक। अब आपको इतना तो पता चल चुका है कि एक सेल में बेसिक तीन चीजें होती है, वो मैं बाद में बताऊंगी। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, उसको मैं बाद में एलाबोरेट करूंगी। सो प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो बच्चों, प्रो का मतलब होता है एंशिएंट या प्रिमिटिव, ये वर्ड ज्यादा ठीक है, प्रिमिटिव। कैरियन का मतलब होता है, कैरियन और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होगा। ठीक है, वो आगे बताएंगे प्रिमिटिव क्या चीज है। जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का मिलेगा वो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। और यू का मतलब होता है एडवांस, और कैरियन फिर से आपका न्यूक्लियस होता है। तो जिसमें न्यूक्लियस एडवांस टाइप मिलता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। दो तरीके के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। कैसा, इनमें न्यूक्लियस होता है। अगर एक और तरीका है नंबर के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरीके के सेल होते हैं, सिंगल सेल या फिर कह लीजिए कि सेल के बेसिस पे अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें, ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल अगर हम देखें तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, या फिर एक और होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक सेल मिले, सिंगल मतलब वन, सेल्यूलर मतलब सेल, तो जिसमें सिर्फ एक सेल मिले वो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मैनी, जिसमें कई सेल्स मिले, वो ऑर्गेनिज्म जो कई सेल्स से मिलके बना है वो होता है आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब सिंगल सेल्यूलर के अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है अमीबा, नेक्स्ट इज पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। यस, एक और है, वो है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, वो है आपका बैक्टीरिया। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया, यानी कि ये पूरी जो इनकी पूरी बॉडी जो है वो सिंगल सेल से मिलके बनी होती है, सिर्फ एक ही सेल होता है इनकी पूरी बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब हो गया मैनी। इसमें आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स और आते हैं आपके फंजाई। ठीक है, इसमें आते हैं आपके प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो ये है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो दो टाइप्स के होते हैं, सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल्यूलर में जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास एंड बैक्टीरिया। अब मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेल्यूलर में आते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ठीक है, कई सेल्स जिसमें होंगे वो उसको बोलते हैं हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करें कि सेल का फंक्शन क्या होता है, तो हर एक सेल का कुछ फंडामेंटल फंक्शन होता है बच्चों। हर एक सेल का एक फंडामेंटल फंक्शन होता है। फंडामेंटल फंक्शन का मतलब होता है बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन, अब ये बेसिक फंक्शन क्या चीज है? बेसिक फंक्शन का मतलब वो खाना खाएगा, ठीक है, वो न्यूट्रिशन लेगा अपना, ठीक, वो क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन करेगा,
रेस्पिरेशन करेगा, देन वो डाइजेशन करेगा, वो एक्सक्रीशन करेगा। ये होते हैं कुछ फंडामेंटल फंक्शंस जो हर एक सेल करता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहता है। मतलब जितना जरूरी है उसकी जिंदगी के लिए, उसके जीने के लिए, उतने काम वो कर रहा है। एक सिंगल सेल इतने काम कर सकता है, इसीलिए सेल को बोला जाता है कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक सेल है, ठीक है, एक सेल अपने ही जैसे कई सेल से मिलकर अगर एक सेल डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, अगर एक सेल डाइजेशन कर रहा है तो और जो सेल डाइजेशन कर रहे हैं उनसे मिलके, या एक सेल रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो और सेल से मिलके जो कि रेस्पिरेशन कर रहे हैं उनसे मिलके कई सेल मिलके बनाता है टिश्यू, और ये कई टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन। याद रखना इसमें एक जैसे सेल मिलके बनाएंगे टिश्यू, और एक जैसे टिश्यू जिनके फंक्शंस सेम होंगे वो मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ठीक है। तो वो फंक्शन उनका कुछ भी हो सकता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कुछ भी फंक्शन उसका हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये है हमारा कि हर सेल जो है वो ऑर्गन बना रहा है, तो अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो वहां पे टिश्यू मिलता है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है अपने काम बटे हुए, इस सेल को डाइजेशन करना है, इस सेल को रेस्पिरेशन करना है और इस सेल को एक्सक्रीशन करना है, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन है बॉडी का वो इजीली और बहुत ही अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कुछ बेसिक, जो जैसे हम सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल सारे काम ये कर लेता है। तो हर एक सेल में कुछ चीजें होती हैं। अगर हम बात करें सेल की तो हर एक सेल में, मैंने अभी वहां पे बताया था, कुछ 3 मेन चीजें हर सेल में होती है। सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद आता है न्यूक्लियस और लास्ट में आता है साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें तो हर सेल में मिलता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, ठीक है। ये 3 चीजें जरूर से जरूर मिलेंगी, हर एक सेल में ये चीजें होती है। अब अगर हम एक एक करके बात करें तो सेल जो है, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से बोले कि सेल किन चीजों से मिलके बना है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं सेल के। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन अगर हम सेल का बोले तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन बेसिक कंपोजिशन सेल का यही है, जिसमें या फिर हम एक टर्म देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल होता है बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये मेन चीजें हैं, और भी आते हैं इसमें, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन, ये अगर आपका एक सेल है तो सेल के आउटर मोस्ट जो एक कवरिंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इसकी एक खासियत है कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि मतलब ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर आने देती है और कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही बाहर आने देती है। कोई भी चीज अंदर या बाहर अपने आप नहीं हो सकती है, ये सेलेक्ट करेगी किसको अंदर जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, अंदर या बाहर, इन और आउट जैसा भी है। तो ये क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब यहां पे ये सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, एक टर्म है बेटा डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन। यहां पर ये कैसे अंदर और बाहर लेके आती है ये समझाना है इसके थ्रू। ऐसा तो है नहीं कि कोई दरवाजा है जो कि खुल जाता है और ये अंदर बाहर हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे कुछ चैनल्स पाए जाते हैं। तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे कंसंट्रेशन काम करता है। कंसंट्रेशन मतलब कितने अमाउंट में चीजें प्रेजेंट हैं। तो अगर यहां पर हम एक सेल के बारे में अगर बात करें तो अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, अगर यहाँ पे ज्यादा सल्यूट है,
सॉल्यूट अगर ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कैसा होगा, हाई, और यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा लो। तो डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं सब्सटेंसेस। ये डिफ्यूजन जो है ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, ठीक है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये मूवमेंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक बार बस बनने की देर होती है, तो एक बार अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना तो ये डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। अब अगर हम इसमें बात करें तो जैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 जो होते हैं ना वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर और बाहर जाते हैं, ठीक है। इसी में एक टर्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना, ऑस्मोसिस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अंदर या बाहर, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। दैट मींस मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये कैसे होगा, तो हमेशा याद रखना कि ऑस्मोसिस में हाई केमिकल पोटेंशियल से, हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है। हाई केमिकल पोटेंशियल से लो केमिकल पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होता है, किसमें, ऑस्मोसिस में, ठीक है। तो आपका ऑस्मोसिस क्या चीज है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इन विच इट इंक्लूड्स हाई मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द हाई केमिकल पोटेंशियल टू द लो केमिकल पोटेंशियल। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें, सॉल्यूट और सोल्यूशन के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक। सो यहां पर अगर हम एक सेल को एक बीकर में रख देते हैं, एक सेल को, ये एक सेल है, ठीक, ये एक सेल को हमने बीकर में रख दिया, यहां पर ये सोल्यूशन है, ठीक, ये सोल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन किसका, वाटर का, यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन हाई है और यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अगर यहां पे ऐसी कंडीशन आती है तो ये क्या होता है, हाई टू लो मूव करता है। मैंने बताया था हाई कंसंट्रेशन यहां है, लो यहां है, तो वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, सेल के अंदर जाएंगे और सेल का अब क्या होगा, सेल जो है वो फूल जाएगा, स्वोलन हो जाएगा, ठीक है, सेल जो है वो फूल जाएगा। अब ये जो आपका जहां पे ये कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं, ये सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसे, सोल्यूट और सोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सोल्यूशन ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर लेस कंसंट्रेशन है सोल्यूट का तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये था एक केस, ठीक है। दूसरा केस अगर हम देखें तो हम एक बीकर में फिर से पानी ले रहे हैं, ठीक, सोल्यूशन ले रहे हैं, पानी छोड़िए, हम टर्म अच्छे यूज करते हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं और उसमें हमने एक सेल डाला है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन, इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो सेम है, इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, यानी ये दोनों ही सेम कंसंट्रेशन पे है। तो यहां पे क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे वाटर के उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर आएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कमिंग आउटसाइड ऑफ द सेल इन द सोल्यूशन। सो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, यहां पे सोल्यूट भी सेम अमाउंट में, सेम क्वांटिटी में है। तो आइसो का मतलब होता है सेम,
टॉनिक कंसेंट्रेशन। सो सेम कंसेंट्रेशन अगर सल्यूट का है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, हम ये सॉल्यूशन के नाम ले रहे हैं, बेस्ड है सल्यूट पे, लेकिन नाम किसका है? सॉल्यूशन का। हम सेल का नाम नहीं ले रहे हैं, हम ये जो यहां पे सॉल्यूशन पड़ा है जिसमें सेल है उसका नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर हम थर्ड कंडीशन एक लें जिसमें एक बीकर में हमने फिर से सॉल्यूशन डाला है और यहां पे एक सेल है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें सेल है। यहां पर जो हमारा वाटर का कंसेंट्रेशन है वो कम है और यहां पर क्या है? हाई है, ठीक है। यहां पे सल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है, सॉरी वाटर का कंसेंट्रेशन यहां पे कम है और सल्यूट यहां पे सेल के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है। इसका मतलब यहां पे सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? सॉल्यूशन में, सेल में कम होगा लेकिन सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। जब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, अमाउंट क्या होगा? हाई होगा, हाई कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे केस में क्या होगा? हमने बताया था हाई टू लो मूव करता है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा और ऑस्मोसिस में हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल मूव करता है। यहां पे क्या है? यहां पे हाई कंसेंट्रेशन है, यहां पे लो कंसेंट्रेशन है, तो यहां से जो भी वाटर होगा ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जब वाटर बाहर निकलेगा तो ये श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आता है अक्सर एग्जाम्स में। अब हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर देखिए हमने ये मेन चीजें जो यहां समझने वाली है वो ये है कि हम एक बीकर में सेल ले रहे हैं, इसमें डिपेंड क्या किस चीज पे होता है? सॉल्यूशन और सॉल्यूट पे ये डिपेंड होता है। वाटर का कंसेंट्रेशन यानी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। अगर आपको इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि अगर एक सॉल्यूशन में वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है इसका मतलब सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या होगा? लो होगा। यहां पे अगर वाटर का कंसेंट्रेशन हाई है इसका मतलब इसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। कम है अगर तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? सेल के अंदर पानी जाता है, हाई टू लो मूव करेगा और ये फूल जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है जहां पर बीकर में हमने फिर से सॉल्यूशन लिया है, इन दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है इसलिए इसको हमने बोला है आइसोटोनिक कंडीशन। और यहां पर क्या है? यहां पर वाटर का कंसेंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन क्या होगा? जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि ये सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई होगा और हाई का मतलब होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन हाई होता है, ठीक है। और हम बात किससे कर रहे थे? वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पे डिपेंड होता है। ऑस्मोसिस वगैरह जो भी हम इसके मूवमेंट देखेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल्स पे देखेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा है इसलिए ये बाहर बीकर की तरफ निकलना शुरू कर देगा और ये पिचक जाएगा, ये श्रिंक कर जाएगा सेल। और इस कंडीशन को हम ये सेल जब श्रिंक कर जाता है तो इस कंडीशन को जिसमें ये सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी प्लाज्मोलिसिस की, ठीक। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था जो कि यहां पे मैंने आपको समझाया है। अब अगर हम आगे बढ़े ठीक, तो ये तो थी बात कि कैसे यहाँ पे चीजें हो रही हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो हम अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है आपका लिपिड, इसको कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? फैट, और एक होता है प्रोटीन,
ठीक है, प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड से बनती है क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं होती है, इसीलिए लिपिड होता है, इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है। और प्रोटीन इसको स्ट्रेंथ देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है लिपिड और एक होता है आपका प्रोटीन। अगर हम बात करें, जैसे अभी मैं सोल्यूशन की अगर आपसे बात कर रही थी, तो अगर हम बात करते हैं एक सेल की, मान लीजिए ये मैंने एक सेल लिया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा। आपको पता है अमीबा का कोई भी शेप नहीं होता है। तो यहां पर एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। देखो बच्चों, साइटो कहीं भी वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है सेल। एंडो का मतलब होता है अंदर, इनसाइड। साइटो का मतलब होता है सेल। सेल के अंदर अगर कोई चीज जा रही है ना तो उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। इसी का उल्टा होता है एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल के बाहर कोई चीज जाएगी। तो जो अमीबा अपना खाना लेता है वो क्या करता है, अगर यहां पे इसको फूड दिख रहा है, यहां पे अगर इसको फूड दिख रहा है तो ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ा लेगा। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसके केस में इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ा लेता है और ये फिर यहां से अंदर इसको खींच लेता है, ठीक है, फूड को खींच लेता है। तो ये खींचा है इसने, यानी कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस तरीके का है, एंडोसाइटोसिस है। किस तरीके से ये फूड को ले रहा है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें डेवलप हो गई, स्यूडोपोडिया में। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो गई किसमें, स्यूडोपोडिया में। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई काम है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो अब एक और चीज है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें मिलती है एनिमल के केस में। अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स के केस में सेल मेम्ब्रेन अपर मोस्ट लेयर होती है और एनिमल्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। अब प्लांट्स के केस में जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज से बनी होती है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कि इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो हार्श कंडीशन से लड़ सके, ठीक है। तो ये आपका था पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, ठीक। प्लांट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन सेल्यूलोज से बनके बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनके मिलके बनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये भी कुछ इसी तरीके का काम होता है इसका भी, ठीक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस भी करती है, वो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया किस तरीके से करती है। अब अगर हम बात करें तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ही होता है सेंटर में प्रेजेंट होना, ठीक है। सेंटर में अगर कोई चीज प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। सो न्यूक्लियस जो है वो एक क्या है, एक डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है। डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है आपके सेल के अंदर, डार्क स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है आपके सेल के अंदर, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन सेल की होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बेटा डबल लेयर्ड होती है। ये कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है और ये जो ये कुछ इस तरीके से होती है,
इस तरीके से होती है, मैंने मोटी बना रखी है लेकिन पतली होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है और इसके बीच में होते हैं कुछ पोर्स जिससे मटेरियल यहां से यहां जाएगा। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर। यहां पे होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जो न्यूक्लियर सेल के अंदर, साइटो का मतलब मैंने बताया आपको, साइटो का मतलब क्या है, सेल। सेल के अंदर जो प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। सेल के अंदर जो लिक्विड है उसको बोला है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर मिलता है वो, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जिसको हम, जो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये है आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है आपका डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए की एक फंक्शनल यूनिट, जो पार्ट डीएनए का एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है, उसको हम बोलते हैं जीन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जीन। जो फंक्शनल यूनिट होता है, डीएनए का एक्टिव पार्ट, जो फंक्शनल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे जीन, ठीक है। ये तो बात थी न्यूक्लियस की। तो यहां पर अब ये डीएनए है क्या चीज, मैंने आपको बताया, तो इसमें डीएनए मिलता है। डीएनए क्या है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। क्रोमोसोम में एक तरीके का एसिड मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि ये न्यूक्लियस का पार्ट है इसलिए इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, ठीक है। डीएनए मिलता है आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली। तो डीएनए पाया जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो डीएनए मिलता है और इसका एक फंक्शनल पार्ट होता है जीन, ठीक है। सो ये तो बात थी आपके इसके डीएनए की। अच्छा, ये डीएनए में एक और चीज है, डीएनए जब नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, जब नॉन डिवाइडिंग सेल की हम बात करते हैं तो वहां पर हम इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। जब नॉन डिवाइडिंग सेल्स की बात करते हैं तो हम वहां पर डीएनए को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, गुच्छा बना के रहता है ये, ठीक है। अभी ये डिवाइडिंग फॉर्म में होता है तो ये ऐसे होता है, और जब ये नॉन डिवाइडिंग सेल में पाया जाता है तो ये इस तरीके से मिलता है, जो कि ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, गुच्छा बना के रहता है। इसका काम क्या है, ये मेनली रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेल में जब डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल से दो सेल बनाने में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें न्यूक्लियस का रोल होता है, ठीक है। सो ये बात थी आपके न्यूक्लियस की। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। तो जो सेल होता है, सेल में यहां पे जो लिक्विड पाया गया, ये सेल में ये जो लिक्विड पाया जाता है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है सेल का जिसमें लिक्विड पाया गया है, इस पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी मैंने बताया था साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। वो लिक्विड जो सेल का लिक्विड हो, न्यूक्लियस का लिक्विड नहीं, सेल का जो लिक्विड हो उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये इस सेल को फ्लूइडिटी देता है। अगर कहीं से भी स्ट्रेस आ रहा है, अगर कहीं से भी कैसा भी स्ट्रेस आ रहा है, कोई दबाव आ रहा है, तो यहाँ पे एक लिक्विड है जो कि इसके शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सेल जो है वो डैमेज नहीं होगा, यानी कि शॉक जो है वो न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा। कोई भी लिक्विड होगा बॉडी में उसका यही काम होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें क्या क्या चीजें होती हैं, तो साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं।
का छोटा फॉर्म होता है ऑर्गेनल, ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेली मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं साइटोप्लाज्म में। अब फ्लूइड कंटेंट जितना भी सेल में होगा उसको हम बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये तो था आपका। अच्छा, एक चीज मैं भूल गई हूं, जैसे बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात अगर हम करते हैं, ये न्यूक्लियस के बारे में है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया के केस में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, जो डबल लेयर्ड है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये नहीं होती है। बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में क्या मिलता है, न्यूक्लियोइड, जिसमें आपका जो सिंगल मेम्ब्रेन होगी और जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो ऐसे ही उस फ्लूइड में या न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही तैरता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो ये तो था आपका पार्ट 1, जिसमें हमने बात की सेल के बारे में, सेल के कुछ 3 कंपोनेंट्स के बारे में, मेन 3 कंपोनेंट्स, जिनका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात की और हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी, किसने कहाँ पे क्या डिस्कवरी की, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, किस टाइप से देखा जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर, सब्सक्राइब। Thank you.